हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल राज एकेडमी। मैं हूं मीनाक्षी पचेरवाल और आज हम आपको एमसीक्यूज़ लेके आई हूं आपके सामने। आपको एमसीक्यू की आज आप बहुत ही बेहतरीन आपको सीरीज़ सामने है, जो आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएंगे। ठीक है, किस तरीके के डिज़ाइन हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किए हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। समावेशी शिक्षा की क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसमें? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके अंदर क्या आता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को क्या एक छत के नीचे पढ़ाया जाता है बिना किसी पार्शियलिटी के। अच्छा, ये है आपका, यह केवल दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए पृथक व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। यह विविध, ये पहला हो गया। ये दूसरा है, यह विविधता को स्वीकार करते हुए समान अवसर प्रदान करती है। ठीक, ये है, इसमें पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा है क्या? उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें हमें देखना है कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है समावेशी शिक्षा के, कि भाई कौन सा सही है। तो यह केवल दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए पृथक व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है? नहीं, सिर्फ दिव्यांग को नहीं करती है, ये तो सबको करती है। यह विविधता को स्वीकारते हुए समान अवसर प्रदान करती है। विविधता को स्वीकारते हुए क्या करती है? सभी को एक्सेप्ट करती है और सबको शिक्षा देती है। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा केवल बी। ठीक है, क्योंकि यही है, इसको सही करता है। इसकी व्याख्या भी दी हुई है मैंने। समग्र शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है? यह केवल उच्च शिक्षा पर आधारित है। उच्च पे है क्या? नहीं, ऐसा तो कहिए, क्योंकि समग्र शिक्षा के आधारित पे है। यह केवल उच्च पे है। यह विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों को समाहित करती है। ठीक है, यह केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित है। नहीं, यह केवल शहरी क्षेत्रों में। नहीं, ऐसा नहीं है, बी पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगताओं की संख्या कितनी मानी गई है? आरपीडब्ल्यूडी, जैसे कि आपको पता है 7 है कि 21 है या 4 है? एनटी में कितनी है? नेशनल ट्रस्ट में तो 4 है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में कितनी थी? 7, और आरपीडब्ल्यूडी में 21। ठीक है, तो हमारा 21 आएगा। डिस्लेक्सिया की पहचान हेतु निम्न में से कौन सा लक्षण सर्वाधिक उपयुक्त संकेत देता है? अक्षरों का उल्टा पुल्टा पढ़ना, किसमें? डिस्लेक्सिया। हाँ, डिस्लेक्सिया यानी कि लिखना, है ना। आगे देखते हैं। स्पष्ट उच्चारण, ऐसा कुछ नहीं है। तीव्र गणना, ऐसा भी नहीं है। मजबूत, नहीं, तो हमारा अक्षरों का, क्योंकि लिखने का है ना, तो ग्राफ वाला होगा। श्रवण बाधिता की प्रारंभिक पहचान के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है? श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट में, तो उसकी प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सा होगा? स्नेनल चार्ट, नहीं, ये तो वीआई के लिए है। ऑडियोमीटर देखते हैं, आईक्यू टेस्ट देखते हैं, ईईजी नहीं, तो क्या होगा? ऑडियोमीटर होगा, क्योंकि ऑडियो से रिलेटेड है। ये सब किस में? स्नेनल चार्ट किस में है? वीआई में है। आईक्यू टेस्ट बौद्धिक में, और ईईजी का आपका जो न्यूरोलॉजिकल होता है डिपार्टमेंट, केंद्रीय की जो, उसकी करती है। दृष्टि बाधित की जांच स्नेनल चार्ट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? रंग पहचानने से। देखते हैं, दृष्टि तीक्ष्णता या श्रवण, ये तो होगा नहीं। स्मृति का कुछ नहीं होगा, रंग का भी नहीं होगा, दृष्टि तीक्ष्णता का होगा। आगे देखते हैं हम। बौद्धिक दिव्यांगता के प्रमुख कारणों में कौन सा कारक शामिल नहीं है? नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करते हैं। आनुवांशिक कारक, ठीक है, देखते हैं आगे। जन्म के समय जटिलता, किसमें पूछ रहा है? प्रमुख कारणों में से कारक शामिल नहीं है। ओके। अत्यधिक अभ्यास, ऐसा भी नहीं है। ये आनुवांशिक भी होता है, जन्म भी होता है, कुपोषण भी होता है, तो हमारा क्या है आंसर? सी है आंसर। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में कौन सा लक्षण अधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा है? ऑटिज्म में,
ऑटिज्म में कौन सा सही है, उपयुक्त? सामाजिक संपर्क में कमी, हाँ होती है उसमें। अत्यधिक सामाजिकता, ये कहाँ होती है, वो तो सामाजिक होते ही नहीं है। तीव्र नेत्र में संपर्क करने में, यानी कि तीव्र जो है नेत्र संपर्क मतलब आई कांटेक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हो तो नीचे या फिर इधर उधर ही देखते हैं तो कांटेक्ट में प्रॉब्लम होता है। पूर्णतः सामान्य संप्रेषण, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कमी होती है उनमें। पूर्ण हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 0 से 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक प्रभावी होता है। पूर्व हस्तक्षेप है ना, हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन, पहले ही इंटरवेंशन मतलब शीघ्र हस्तक्षेपण। यह जन्म से 6 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक होता है, हाँ सही होता है। इसका उद्देश्य समस्या को स्थायी बनाना है। समस्या को स्थायी थोड़ी ना बनाएगा इसमें, ये तो गलत होगा। यह विकास में सुधार लाता है, शायद लाता होगा। तो इसमें से देखते हैं तो मुझे तो ये और ये लग रहे हैं, तो ये और ये तो गलत है। तो पहला और तीसरा बी ठीक है, पहला और तीसरा। इसके नंबर आगे देखते हैं हम। इस कैलकुलिया मतलब कैलकुलिया है तो कैलकुलेशन यानी गणना से संबंधित होगा। का संबंध मुख्यतः किससे है? ओके लिखा है गणना से संबंध है या लेखन से है, तो हमारा किससे है? गणना से संबंधित। आगे देखते हैं। सहायक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को कठिन बनाना, हाँ शायद कठिन ही बनाना होगा, है ना। कठिन बनाते हो क्या? स्वतंत्रता को बढ़ाना, सही है। केवल परीक्षण करना, देखो दंड देना, नहीं दंड थोड़ी ना देगो, केवल भी नहीं दोगे आप। शिक्षण को कठिन भी नहीं बनाओगे, ठीक है। स्वतंत्रता को बढ़ाना, खुद से बढ़ाना। आईईपी में निम्न में से कौन सा घटक अनिवार्य है? केवल परीक्षण, केवल नहीं होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य, केवल ये ही होगा आपका, ठीक है। बहुत दिव्यांगता की स्थिति में शिक्षण का सर्वोत्तम दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, क्या होगा? बहु दिव्यांगता क्या होती है? मल्टी डिसेबिलिटी, ठीक है। एक ही विधि का प्रयोग, भाई बच्चा जब बहु विकलांगता से ग्रसित है, बहु दिव्यांगता से ग्रसित है, ठीक, तो फिर इसमें आप कैसे एक से ही करोगे? बहुसंवेदी, ठीक है। देखते हैं, ये तो देखो केवल वाले हट गए, ओके। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी के कारणों में कौन सा कारक शामिल हो सकता है? ठीक है, कौन सा हो सकता है? मस्तिष्कीय कार्य में भिन्नता, ठीक है, मस्तिष्कीय कार्य में भिन्नता, केवल आलस्य, केवल अनुशासन, यही होगा, ठीक। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल विविधता को स्वीकारना, केवल पृथक्करण, हम अलग नहीं कर सकते, हमारा होगा विविधता को स्वीकारना। ADL एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग या फॉर डेली लिविंग, डेली लिविंग के लिए एक्टिविटीज या का संबंध किससे है? IQ नहीं, आत्मनिर्भरता हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ बनाना, किससे बनाओगे लिखोगे ही तो किससे होगा? लेखन से होगा। ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे हम इस पे। परिवार की भूमिका, फैमिली रोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिवार का कोई प्रभाव नहीं होता, अच्छा। परिवार सहयोगी वातावरण देता है, दंड देता है, परिवार शिक्षा से अलग रहता है, हमारा बी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन के आएंगे आपके पास, ठीक है। व्यवहार संशोधन का आधार क्या है? दंड है क्या? उपेक्षा करोगे क्या? या परीक्षा लोगे आप? क्या होगा? सुदृढ़ीकरण मतलब एम्पावरमेंट देना बच्चे को। समायोजित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समायोजित मूल्यांकन कठिनाई बढ़ाना, मानव अवसर, समान अवसर देना, केवल, तो क्या होगा आपका? बी होगा। राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, राष्ट्रीय अधिनियम मतलब नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी आती है? इसमें नेशनल ट्रस्ट में कितनी दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है और क्यों किया गया है? क्या है नेशनल ट्रस्ट? 4 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। कौन सी? HI है क्या उसमें? नहीं है उसमें, ठीक है। कौन कौन सी है ये हम यहाँ पर आपको बताते हैं।
क्या बोला है क्वेश्चन ने, निम्नलिखित में से दिव्यांगताओं को मुख्यतः सम्मिलित किया गया है, कौन सी? देखो केवल, देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि दृष्टिबाधिता, इसमें ये क्यों किया गया है कि जो हमारे सीपी के हैं, आईडी के हैं, है ना, ऑटिज्म के बच्चे हैं, तो ये बच्चे क्या आगे इनके भविष्य को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया था, 4 डिसेबिलिटीज दी गई हैं इसमें, उसके भविष्य को सुधारने के लिए, क्योंकि फैमिली जो है आगे सहयोग नहीं कर पाएगी तो उसको क्या है, पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें कौन देती है? एनटी, नेशनल ट्रस्ट के द्वारा दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनको किसी पे आश्रित ना रहना पड़े, ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं नेशनल ट्रस्ट में। और इसमें ऐसी योजनाएं भी हैं जो इंश्योरेंस के लिए भी है, ठीक है, और आपकी शिक्षा से संबंधित है, घरौंदा है, जिसमें आपको कुछ 2 तरीके के इसमें रेजिडेंशियल अप्लाई किए गए हैं, मतलब दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं सरकार द्वारा, जिसमें एक तो टेम्परेरी होता है कि कुछ समय के लिए परिवार को कहीं जाना है और फिर वो कुछ समय के लिए कहाँ छोड़ सकेंगे, परेशानी हो जाएगी भाई, अगर दिव्यांग जो हमारे बच्चे हैं उनको अगर लेके गए, दूर जाना है, थक जाएंगे, जो भी है XYZ कारण, तो उनको कुछ समय के लिए देख रेख के लिए क्या टेम्परेरी बेस पे रेजिडेंशियल मुहैया करवाया गया है, कुछ ऐसे परमानेंट भी होते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा, एनटी द्वारा, जिसमें जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, जैसे HI को सम्मिलित नहीं किया गया है, VI को सम्मिलित नहीं किया है, किसको किया गया है? ऑटिज्म को किया गया है, CP को, ID को और MD को, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी को, ठीक है, ऑटिज्म, CP और ये सब चीजें इसमें आ गई हैं। निरामय, जो निरामय है वो किसकी एक योजना है? वो आपकी नेशनल ट्रस्ट की ही एक योजना, जो स्कीम दी गई है नेशनल ट्रस्ट में ही दी गई है, ठीक है। निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का संबंध किस संस्था से है? किस संस्था से है? यूनेस्को, राष्ट्रीय ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय या यूनिसेफ? किससे है ये? निरामय किस में दी गई है? अभी बताया है, राष्ट्रीय ट्रस्ट, नेशनल ट्रस्ट। दिशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार उपलब्ध कराना, केवल और केवल वाले हटा दो, सिर्फ रोजगार भी नहीं देगा, प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। समर्थ योजना, समर्थ योजना, ये जितनी भी योजना है किसके अंतर्गत आ रही है? नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत आ रही है। का प्रमुख लक्ष्य क्या है? विद्यालय शिक्षा देना? नहीं, केवल तो सिर्फ विद्यालय शिक्षण नहीं, बच्चों को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना है, उनका आवश्यक सुविधा भी प्रदान की गई है, सिर्फ विद्यालयी जीवन का नहीं होता इसमें, ठीक है। घरेलू आधारित पुनर्वास, होम बेस्ड रिहेबिलिटेशन क्या होता है? जिसमें घर पे जाके रिहेबिलिटेट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी, जो बाहर नहीं जा सकते। केवल संस्था देखभाल पर आधारित है, केवल चिकित्सा पर, विद्यालय में ही सीमित है? नहीं, ये परिवार की ऊपर होता है ये होम बेस्ड, क्योंकि नाम ही इस पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत है, ऐसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा क्या है, हो सकता है क्योंकि CBSE अपना पैटर्न जो है बहुत लैंग्वेज थोड़ा आप समझें। RPWD अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, आ जाओ। दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाकर 21 की गई है RPWD में, हाँ शायद की गई है। समान अवसर एवं अधिकारों की गारंटी दी गई है, ठीक है। यह केवल शिक्षा क्षेत्र तक सीमित है? नहीं, यह इनमें से कौन कौन से होंगे? इसमें से पहला और दूसरा ही होगा, ठीक है। आगे, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? यूनेस्को नाम सुना होगा, ये अपनी क्या है? केवल स्वास्थ्य का नहीं, केवल वित्त का या रक्षा का? ये है बी का है। इसकी ये देखना चाहोगे, यूनेस्को का कार्य एजुकेशन, साइंस, कल्चर है। यह ग्लोबल एजुकेशनल पॉलिसीज में योगदान देता है, ठीक है। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में, विश्व में। यूनिसेफ का प्राथमिक उद्देश्य किससे संबंधित है? वयस्क से। यूनिसेफ का वयस्क से है। बाल कल्याण एवं विकास से है, केवल से नहीं होगा, ये बाल विकास से होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य कार्य क्या है?
भारतीय पुनर्वास का। अस्पताल का प्रशिक्षण, भारतीय मतलब पुनर्वास परिषद क्या होता है, RCI, ठीक है। केवल, केवल, ओके। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्था NIVH, वी का मतलब विजुअल, कहाँ पर है ये बता दो, ये देहरादून में है। राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, कहाँ पर है ये, श्रवण दिव्यांगता मतलब AYJNISHD, कहाँ पर है ये आपका, कोलकाता में है, कोलकाता में, अच्छा वो BSLP, ओके ठीक है। IQ आंकलन के साथ अनुकूलन व्यवहार का मूल्यांकन क्यों आवश्यक माना जाता है, IQ आंकलन के साथ अनुकूलन व्यवहार का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, केवल, केवल तो आपका B होगा। डिसलेक्सिया वाले शिक्षार्थी, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ना होता है कि बोलना होता है या फिर गणित होता है, क्या होता है डिसलेक्सिया, बताओ। शिक्षार्थी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण रणनीति अधिक उपयुक्त मानी जाएगी ठीक है, डिसलेक्सिया के लिए केवल व्याख्यान तो नहीं होगा, किसी केवल व्याख्या से आजकल कोई नहीं पढ़ाता है, केवल लिखित से भी नहीं, केवल परीक्षा से भी नहीं, तो बहुसंवेदी विधि से होगा, मल्टी सेंसरी। लोकोमोटर दिव्यांगता के संदर्भ में कौन सा किस प्रकार का अनुकूलन अपेक्षित किया जाता है, केवल मौखिक, केवल अतिरिक्त, केवल नोट्स, भौतिक पहुंच, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बच्चे क्या है, लोकोमोटर, मोटर है ना उनकी, गामक जो गतिविधियां हैं वो नहीं कर पाते हैं, मोबिलिटी में परेशानी होती है, ठीक है, तो उनको किसकी पहुंच, सरलता से पहुंच जाए वो, ऐसी चीजें उनको ज्यादा दी जाती है, क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां होती है, उनकी चलने फिरने की जो स्थिति होती है वो इतनी सुदृढ़ नहीं होती है, तो भौतिक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित करना ताकि वो पहुंच पाए। स्क्रीनिंग का उद्देश्य क्या होता है, अंतिम निदान नहीं, केवल उपचार नहीं, प्रारंभिक पहचान, क्या था ये एक जस्ट सरसरी तौर पे क्या है, एक प्रारंभिक पहचान होती है जो आपकी भीड़ पे और कैंप लगा के जो स्क्रीनिंग्स होती है, या कोई भी कर सकता है ऐसा। ऑटिज्म में संप्रेषण कौशल विकसित करने हेतु कौन सा साधन अधिक उपयोगी हो सकता है, केवल व्याख्यान नहीं, केवल वाले तो देखो चीजें हटाई दो, ठीक है, वैकल्पिक सहायक संप्रेषण AAC, ठीक है, ऑग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। परिवार परामर्श, फैमिली काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, परिवार को अलग करना, जागरूकता एवं सहयोग बढ़ाना, तो यही होगा, ये ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, ये वो भी नहीं होगा। डिसकैलकुलिया की पहचान में निम्न में से कौन सा संकेत अधिक उपयुक्त है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणना, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, ये होगा आपका डिसकैलकुलिया, मैथ से संबंधित। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन के ये जो ये डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सब किस में है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में है। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है, एक ही प्रकार की परीक्षा, लचीला एवं अनुकूलित मूल्यांकन, एक प्रकार का कुछ नहीं होता, लचीला ही होता है। राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग, निपिड, क्या है इसको, निपिड बोलते हैं, सिकंदराबाद में, ठीक है, या फिर जयपुर में या लखनऊ में, ये है सिकंदराबाद में। पढ़ना चाहेंगे, नहीं, आगे देखते हैं। दिव्यांगता की रोकथाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्यांगता की रोकथाम, प्रिवेंशंस कैसे होते हैं, 3 तरीके के प्रिवेंशंस होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। प्रथम कौन सा होता है, रोक होने से पहले जो किया जाता है, टीकाकरण और ये सब चीजें जो होती हैं, और जब प्रारंभिक जांच के दौरान पता चल जाता है उसको द्वितीयक, और जब होने के बाद में उसको इंटरवेंशन दिया जाता है तृतीयक होता है। प्राथमिक स्तर पर टीकाकरण एवं पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अच्छा, इसके वो चले गए, तो ये वाला आंसर आपका सही ही होगा, तो इसमें देख लेना, पर ये तो है इसके वो खत्म हो गए, ठीक है, मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा सा। श्रवण तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम चरण
संरचनात्मक दृष्टि से उचित है। ठीक है, कौन सा है आपको पता है, कौन से आती है सीक्वेंस, कौन सी होती है कान के भाग की, पता ही होगा शायद, आंतरिक आता होगा शायद। सबसे पहले बाहर कान कौन सा आएगा, ये आंतरिक ही दिखता है, नहीं ये गलत है। कौन सा आएगा आपका, बाह्य कान सबसे बाहर का दिखने वाला, फिर मध्य कान और आंतरिक कान। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बताया था कि ये पूरी कान की ही सबसे छोटी हड्डी नहीं है, बॉडी की, होल बॉडी की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपकी, स्टेपिस होती है आपकी। और किस में होती है, कान में होती है, स्टेपिस होती है, और ये कहाँ होती है, कान में होती है। एक बालक बार बार ध्वनियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, ठीक है, नहीं दे रहा है, तथा नाम पुकारने पर भी वह ध्यान नहीं देता, ठीक है, समझ में आई। इस स्थिति में प्रारंभिक स्क्रीनिंग हेतु उपयुक्त उपकरण कौन सा होगा, भाई सुन नहीं रहा है तो स्नेनल चार्ट का तो कोई यूज नहीं है, आईक्यू का भी कुछ नहीं है, आईक्यू थोड़ी ना जाएगा, व्यवहार रेटिंग स्केल का भी कुछ नहीं होगा, ऑडियोमीटर का होगा, ठीक है। दृष्टिबाधिता की पहचान हेतु कौन है ये, वीआई हेतु निम्न में से कौन सा उपयुक्त प्रयुक्त उपकरण उपयुक्त होता है। उपकरण मीन्स टूल जो होते हैं, टूल्स, ठीक है, टूल्स पूछ रहा है ये। ऑडियोमीटर किसमें, दृष्टिबाधिता में पूछ रहा है, ऑडियोमीटर की थोड़ी ना जांच करोगे। ब्रेल, स्नेलल चार्ट या स्पीच, स्पीच का भी कुछ नहीं रोल होता है इसमें, ब्रेल तो पढ़ने के लिए यूज होती है, स्नेलल होता है। दिव्यांगता प्रमाणन पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर क्वेश्चन बना है, जारी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है। देखो क्वेश्चन ये जितने भी मैंने बनाए हैं, थोड़ा मिस हो गया है प्रिंट होने में, बट बहुत शानदार है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने आपके सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा क्वेश्चंस दिए हैं, ये नहीं कि सिलेबस से बाहर कुछ दिया है, ठीक है। जैसे कि स्टेपिस है, कान के भाग नहीं पढ़ोगे तो कान के भाग तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि चैट जीपीटी से, बेटा आप दे के देख लो उनको, चैट जीपीटी, ठीक है, हेल्प कर सकती है चैट जीपीटी, या कोई भी आपका एआई है, टूल है, जेमिनाई है, गामा है, जो भी आप XYZ यूज करते हो, मुझे पता भी नहीं है, बट ये सहारा लेने के लिए होती है। आप एक बार दे के देख लो चैट जीपीटी को अपना जो कंटेंट है, सिर्फ आप इतना बता दो स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग के बारे में ही बताएगी, लेकिन आपको उसके बारे में पता है तब आपको, जैसे जैसे एक डम मशीन है, वो डम मशीन है, इसलिए ये बोलना छोड़ दो कि चैट जीपीटी से है या किसी से है। अगर आपको चैट जीपीटी से लगता है बच्चे तो प्लीज आप चले जा सकते हैं, ठीक है, नाम भी ले सकती हूँ मैं यहाँ पर कि किसने क्या बोला है, ठीक है। तो जो आपको फ्री में और इतना मेहनत करके दे रहा है उस पर थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मुंह बंद रखो अपना और चले जाओ यहाँ से, ठीक है। चैट जीपीटी से आप दे के देखो, अगर आपको ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो इसमें फेर बदल करना भी होता है, या तो आपको आता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि चैट जीपीटी, तो आप उसी से पढ़ लो। चलो खैर छोड़ो इस चीज को। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इसके लिए भी सीख दिमाग लगता है किसी चीज को यूज करने के लिए, आप उसको जैसा कंटेंट देखो वो वैसा ही करवाएगा, ठीक है बच्चे, आ जाओ, इतना दिमाग मत लगाओ, पेपर है अब आपका। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उपयुक्त है। इसे विद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इसे मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, शायद विद्यालय द्वारा किया जाता है क्या, नहीं विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता, इसे केवल निजी चिकित्सक कोई भी दे देगा क्या, करवा लो आप जाके किसी भी डॉक्टर से जाके। इसे स्वयं अभिभावक कहाँ से करेंगे, जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की भूमिका क्या होती है, केवल शिक्षण देना। जब बोर्ड है, चिकित्सा बोर्ड है, तो शिक्षण थोड़ी ना देगा, एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं, उसके जरिए अधिकतर पहुंचा जाता है सही और सटीक आंसर तक। दिव्यांगता का आकलन एवं प्रमाणन करना, ठीक है, केवल और केवल, ठीक। एक LD यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, बालक को पढ़ाते समय शिक्षक यदि दृश्य, श्रव्य और क्रियात्मक गतिविधियों का समन्वय करता है, कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, दृश्य, श्रव्य और क्रियात्मक गतिविधियों का मतलब ये सभी चीजों का मल्टीपल जो सेंसरी यूज कर रहा है, अप्रोचेस के बारे में
तो यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति का उदाहरण है? ठीक है, पारंपरिक होगा, नहीं पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक में क्या होता है? बहुसंवेदी है, व्याख्यान है, या एक चीज है? नहीं, यह है बहुसंवेदी। आगे पढ़ते हैं। भेदात्मक निदान, डिफरेंशिएशन डायग्नोस्टिक। ठीक है, डिफरेंट मैंने बताया था कि बहुत सारे दिव्यांगताओं जैसे लक्षण हो और उसको सही डायग्नोज करना ही क्या होता है? डिफरेंट करना, डिसेबिलिटी में डायग्नोज करना सही तरीके से। ठीक है, बहुत सारी दिव्यांगताओं के लक्षण एक बच्चे में दिखाई दे तो उसको सही तरीके से आकलन करना ही क्यों करते हैं सही तरीके से, इसकी क्यों महत्वपूर्ण रोल होता है? क्योंकि अगर सही डायग्नोज हुआ, सही चीज को पहचानी गई तो सही से उसको उपचार दिया जाएगा। ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक ही समस्या को बार बार पहचानना नहीं, समान लक्षणों वाली स्थितियों में अंतर स्पष्ट करना, यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बालक पढ़ने में कठिनाई दर्शाता है परंतु उसकी दृष्टि एवं श्रवण सामान्य है। ठीक है, क्या है बोल रहे हैं? कठिनाई दर्शाता है परंतु उसकी दृष्टि और श्रवण सामान्य है। ठीक है, सामान्य है, क्या क्या है? उसकी दृष्टि और श्रवण सामान्य है, बट पढ़ने में दिक्कत आ रही है। यह स्थिति किसकी ओर संकेत करता है? किसकी ओर संकेत करता है? दृष्टिबाधिता। जब बोल दी उसकी दृष्टि ठीक है, श्रवण ठीक है, तो किस में होगा? लोकोमोटर है ही नहीं उसका, उसका विशिष्ट अधिगम होगा। ठीक है, श्रवण बाधिता बालकों में भाषा विकास हेतु कौन सा हस्तक्षेप अधिक प्रभावी माना जाता है? केवल लिखित, श्रवण प्रशिक्षण एवं भाषण अभ्यास, केवल और केवल क्या होगा? श्रवण। दृष्टि बाधित बालकों में साक्षरता विकास के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? केवल। देखो, दृष्टि बाधित बालकों की साक्षरता, लिटरेसी। लिटरेसी क्या होती है? एकेडमिक लेवल जो होती है, साक्षरता जिसमें क्या आती है? आपकी लैंग्वेजेस आती है, पढ़ना लिखना। ठीक है, और अच्छा ये बताओ, इसमें ये क्वेश्चन आ गया है तो लर्निंग, ठीक है, लिसनिंग, सॉरी लिसनिंग और ये आती है सीक्वेंस में। ये अगर आपसे पूछ ले कि ये क्या चीजें हैं, ये आपकी इसमें से, जैसे लिसनिंग है, लिसनिंग यानी कि सुन रहे हो, और रीडिंग, ये दोनों किस में आते हैं? आपके सुन रहे हो यानी कि अंदर ग्रहण कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। स्पीकिंग आप बोल रहे हो और राइटिंग आप अपने भाव विचार व्यक्त कर रहे हो। तो ये दोनों जो है क्या आएंगे? आपके एक्सप्रेसिव, और ये दोनों आपके आएंगे रिसीविंग करना। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया आपको? रिसीविंग का ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा रिसीविंग है, कौन सा एक्सप्रेसिव है? तो मौखिक, ब्रेल, श्रव्य, केवल, केवल, तो ये होगा ब्रेल वाला। ब्रेल एवं श्रव्य सामग्री दृष्टि बाधित बालकों में विकास करने के लिए लिटरेसी, ब्रेल होगा और श्रव्य होगा। बौद्धिक दिव्यांगता वाले बालकों के पाठ्यक्रम अनुकूलन का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए किसमें? आईडी के बच्चों के लिए तो देखो, केवल सैद्धांतिक और परीक्षा उन्मुख उच्च स्तरीय नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या कार्यात्मक तरीके से करते हैं, छोटे में बांट के करते हैं, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता होती है। तो एक शिक्षक कक्षा में व्हील चेयर उपयोग करने वाले बालक के लिए कौन शिक्षक? किसके लिए? व्हील चेयर। लोकोमोटर में तो बच्चे को समस्या, रैंप और पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करता है। यह किस प्रकार का अनुकूलन है? शैक्षिक अनुकूलन है? नहीं, ये तो शैक्षिक में नहीं है। मूल्यांकन है या व्यवहार है? ये है भौतिक अनुकूलन, मतलब कि फिजिकल, मतलब जो आपके आने जाने में, इन सब चीजें में सुलभ आपको वातावरण देता है। ठीक है, तो ये होगा फिजिकल का भौतिक अनुकूलन। सहायक तकनीक, टेक्नोलॉजी का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? कठिनाई, केवल, केवल कार्य निष्पादन को सुगम बनाने। ऑटिज्म में सामाजिक कौशल विकसित करने हेतु कौन सी रणनीति प्रभावी मानी जाती है? कौन सी? ऑटिज्म में कौन सी मानी जाती है? सामाजिक कौशल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे क्या होता है, मेन इनका जो डिसेबिलिटी है, सामाजिक
पे ज्यादा, सामाजिकता पर ज्यादा प्रभाव डालती है। ये लोग आपस में मतलब दूसरों से बात नहीं करते, कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, स्वलीन होते हैं। भूमिका निर्वाह में केवल व्याख्यान ये सब नहीं, ये भूमिका निर्वाह करने में जो है कौन सी होगी, ताकि वो समझ सके, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, भूमिका कर सके। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? समावेशी शिक्षा, शिक्षक की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं, केवल ये है सहयोगी और सहायक मार्गदर्शक। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारण अधिक उपयुक्त है? लर्निंग डिसेबिलिटी, मस्तिष्कीय कार्य प्रणाली में भिन्नता, ठीक है, अनुशासन की कमी, ठीक है, केवल इसका आपकी मस्तिष्क कार्य प्रणाली में भिन्नता होती है, इनमें किसी प्रकार की कोई अक्षमता नहीं होती है, ना विजुअल, ना आईडी, ना एचआई। इनमें क्या है, थोड़ी सी पढ़ने लिखने में अक्षमता होती है, अधिगम अक्षमता होती है, ठीक है। मस्तिष्क से ये क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक। संक्रमण सेवाएं यानी ट्रांजिशन सर्विसेज, है ना, करिकुलम जो हो गया, या मुख्यतः किसके लिए आवश्यक होती है? किसके लिए आवश्यक होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए, विद्यालय में वयस्क जीवन की ओर बढ़ाते हैं, केवल उच्च या केवल परीक्षा ही होगा आपका विद्यालय में से वयस्क जीवन की ओर बढ़ते समय, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए, ठीक है, ट्रांसफर करते हुए। मनोसामाजिक विकास में विद्यालय का योगदान किस रूप में अधिक महत्वपूर्ण है? केवल सहयोगी समावेशी वातावरण को प्रदान करना। सेरेब्रल पालिसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मस्तिष्क के विकास में हुई क्षति से संबंधित स्थिति है, ठीक है, सेरेब्रल पालिसी के बारे में बोल रहे हैं। यह प्रगतिशील विकार होता है, ठीक है। आगे, यह मुख्यतः मोटर क्रियाओं को प्रभावित करती है, सेरेब्रल पालिसी, ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो ये मस्तिष्क की सेरेब्रल पालिसी है ना, ये मस्तिष्क में भी होती है। यह प्रगतिशील विकार होता है, प्रगति पे भी ये क्या करती है, विकार होता है इसमें। और यह मुख्यतः मोटर क्रियाओं, मतलब चलने फिरने भी इसमें सेरेब्रल पालिसी में क्या है, वो होती है। तो इसमें सारी ही सीपी में प्रॉब्लम होती है, तो डी होगा इसमें। बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगताओं की पहचान में कौन से दो प्रमुख घटक सम्मिलित माने जाते हैं? शारीरिक वृद्धि एवं दृष्टि, कौन सी? बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता यानी कि आईडीडी, ठीक। शारीरिक वृद्धि और दृष्टि, बुद्धि लब्धि एवं अनुकूलन, श्रवण और इनका नहीं होगा, बुद्धि लब्धि का होगा। दृष्टिबाधिता के संदर्भ में लो विजन की स्थिति का अभिप्राय क्या है? दृष्टिबाधिता के संदर्भ में लो विजन, पूर्ण दृष्टिहीनता, ठीक है। लो विजन है तो कैसा होगा, लो होगा, पूर्ण नहीं होगा। दृष्टि का पूर्ण अभाव नहीं होगा। सीमित दृष्टि के जिसके साथ सहायक साधनों से कार्य संभव है, क्योंकि क्या है, लो विजन हो जाता है। श्रवण बाधिता के वर्गीकरण में गंभीर श्रेणी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? भाषा कौशल से, श्रवण हानि, क्योंकि श्रवण हानि है तो व्यवहार और क्या होगा, तीव्रता से है, ठीक है। गंभीर श्रेणी, सीवियर, मतलब डिग्री जो होती है वो किससे मापोगे आप? पीसी से तो मापोगे श्रवण हानि की तीव्रता, डेसिबल, इससे डेसिबल में क्या क्या आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, ना, ये सब चीजें आती है। बहुदिव्यांगता की स्थिति में शैक्षिक योजना बनाते समय कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त माना जाता है? बहुदिव्यांगता मतलब एमडी, एकल विधि नहीं, समेकित तो संभव संविधि, हाँ ये सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में डिस्ग्राफिया का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? पठन में किसके बारे में बोल रहे हैं? डिस्ग्राफ, ग्राफ करना। लेखन में, गणना में, या किसमें है? ये लेखन में है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, किस दिवस मनाया जाता है? ये मार्च में ही गया है अभी, ठीक है, ये मनाया जाता है 21
एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को मानचित्र समझाने के लिए कौन सी तकनीक अधिक प्रभावी होती है? दृष्टिबाधित बच्चे को कौन सी होगी? मौखिक होगी? नहीं। मानचित्र समझा रहे हो, कैसे बताओगे कहाँ पर क्या चीज है? ठीक है, लिखित विवरण होगा, दिख नहीं रही है बच्चे को, चित्र प्रदर्शन, प्रदर्शन में ही है तो स्पर्शनीय और क्या होगा? ये होगा। ठीक है, सहायक तकनीक, सहायक तकनीक के अंतर्गत स्क्रीन रीडर, स्क्रीन रीडर मतलब स्क्रीन की जो रीडिंग है वो बोल के बताई जाती है, का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? बोल के बता रहा है ना, बोल के बता रहा है तो उसको स्क्रीन को पढ़ के रीड करके हमें बता रहा है, तो श्रवण में तो होगा नहीं क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, वो तो लोकोमोटर में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो किस का? दृष्टिबाधित में होगा। की व्याख्या पढ़ना चाहते हो? स्क्रीन टेक्स्ट को ऑडियो में बदलता है और वीआई छात्रों के लिए सहायक होता है। ऑटिज्म में रूटीन बनाए रखने के लिए, ऑटिज्म में रूटीन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर चेंज कर दिया जाता है रूटीन में, दिनचर्या में, तो क्या होता है? वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना, स्वीकृत नहीं कर पाते हो। ऑटिज्म में रूटीन बनाए रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन लागू करना। ऐसा उनको अनुशासन का नहीं होता, चीज नहीं, चीज को मान सकते, केवल समय, सब चीजें नहीं है। पूर्वानुमेयता एवं सुरक्षा की भावना विकसित करना, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम प्रतिशत बेंचमार्क कितना निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन, ये तो सबको ही पता होगा और पता होना भी चाहिए। ठीक है, इसको तो क्या ही टाइम देंगे। समावेशी शिक्षा में सहपाठी समर्थन का प्रमुख लाभ क्या है? कौन सा क्वेश्चन? समावेशी शिक्षा में सहपाठी समर्थन का प्रमुख लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, समावेशी शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का कोई रोल। सामाजिक स्वीकृति एवं सहभागिता अंक, ये सब नहीं है, सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देना। मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले शिक्षार्थी के लिए आईईपी तैयार करते समय किस पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? मल्टीपल डिसेबिलिटी, एमडी के बच्चे को आईईपी तैयार करने की तो क्या करनी चाहिए? आपको सामान्य पाठ्यक्रम नहीं दोगे, ये सामान्य तो है ही नहीं, समावेशी शिक्षा में फेरबदल किया जाता है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, व्यक्तिगत आवश्यकता एवं कार्यात्मक लक्ष्य के। आगे, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के लिए गतिशीलता प्रशिक्षण में सफेद छड़ी, व्हाइट केन, दृष्टिबाधित की है ना ये व्हाइट केन, का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? लेखन से किया जाता है, श्रवण से किया जाता है, गणना से, आप आ जा सकते हो, उससे किया जाता है। रैपिड फायर है ये, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट करेंगे। श्रवण बाधित, क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, जितने हो सकते हैं उतने करेंगे। ठीक है, श्रवण बाधित शिक्षार्थी के लिए कॉकलियर इम्प्लांट, सीआई का उद्देश्य क्या है? क्या होता है कॉकलियर इम्प्लांट? किसके लिए है? वीआई के लिए है, एचआई के लिए, आईडी के लिए, किसके लिए ये कॉकलियर इम्प्लांट करवाया जाता है? एचआई के बच्चे। दृष्टि सुधार, लेखन में, ये सब चीजों श्रवण बाधित। लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में डिसलेक्सिया की पहचान में कौन सा संकेत अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा संकेत? डिसलेक्सिया है ना, ये देखना, ग्राफिया नहीं है, ठीक है, कैलकुलिया भी नहीं है, ये डिसलेक्सिया है। तो देखो गणना नहीं होगी इसकी, श्रवण में कमी ऐसा कुछ नहीं है, मोटर वाला इससे कोई संबंध नहीं रखता, अक्षर पहचान में भ्रम होता है। ठीक है, ठीक है भाई। डिसलेक्सिया रीडिंग और डिसऑर्डर होता है, लेटर कंफ्यूजन कॉमन लक्षण है, लेटर को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होता है। मनोसामाजिक विकास में स्व अवधारणा का निर्माण किस से प्रभावित होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा, केवल परीक्षा पर, केवल पाठ्यक्रम पर, यह अनुभव एवं सामाजिक प्रतिक्रिया पर। समावेशी कक्षा में शिक्षक द्वारा विविध गतिविधियों का उपयोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन में एक शिक्षक द्वारा
अलग अलग गतिविधियों का जो उपयोग किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक बहुत सारी रणनीतियों को अपना रहा है पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, एक रूपता नहीं होगा, नियंत्रण, किसी को नियंत्रण थोड़ी ना करना है, ना ही प्रतिस्पर्धा है, किससे कंपटीशन। समावेशी में है तो विविधता आधारित शिक्षण, सब बच्चों को विविधता, डाइवर्सिटी, और वो सभी बच्चों को चेंजेस करेगा। बौद्धिक दिव्यांगता में माइल्ड श्रेणी, बौद्धिक माइल्ड, माइल्ड, ठीक है, श्रेणी के शिक्षार्थियों के लिए कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण उपयुक्त है। पूर्णतः सैद्धांतिक, सिद्धांत जैसी चीज, केवल और केवल, कार्यात्मक और अकादमिक संतुलन, ठीक है। माइल्ड आईडी में एकेडमिक लर्निंग संभव है, फंक्शनल स्किल भी जरूरी होते हैं। परिवार की भूमिका संक्रमण प्रक्रिया में किस रूप में महत्वपूर्ण होती है। फैमिली की रोल है वो ट्रांजैक्शन में, संक्रमण में, ये प्रक्रिया में किस रूप में महत्वपूर्ण, केवल आर्थिक में नहीं होगी, निर्णय एवं समर्थन प्रदान कर, ठीक है, केवल केवल। दृष्टिबाधिता शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त मूल्यांकन विधि क्या हो सकती है। क्या हो सकती है दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उपयुक्त मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होती है, बच्चे का आंकना, जांचना, मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना। विधि क्या है, लिखित में थोड़ी ना होगा उसका, केवल ऑब्जेक्टिव पे भी नहीं होगा, टाइम बाउंड भी नहीं होगा, क्या होगा, वो बोल रहा है और सहायक तकनीक आधारित मूल्य, ठीक है, मौखिक रूप से और जो सहायक तकनीक आधारित मूल्य से उसका मूल्यांकन पॉसिबल करना। श्रवण बाधित बालक में भाषा विकास के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है। परीक्षा के लिए केवल औपचारिकता, या फिर ये भाषा अधिगम की संवेदनशीलता अधिक अवधि को कारण, ठीक है। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा में समानता का अभिप्राय क्या है। समानता, सभी को समान संसाधन देना, संसाधन थोड़ी ना, आवश्यकता अनुसार। सहायक तकनीक में टेक्स्ट टू स्पीक, टेक्स्ट टू स्पीक, टेक्स्ट से लेके पढ़ना, टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग किसके लिए अधिक किया जाता है। स्पीक यानी कि सुन रहा है, तो एचआई के लिए तो होगा नहीं, ये ध्यान रखो। स्पीच टू टेक्स्ट होता, अगर स्पीच टू टेक्स्ट हो, टेक्स्ट स्पीच है तो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना, तो स्पीच का तो किसका होगा, आपका वीआई का होगा, कि वो सुन सकता है। लेकिन अगर स्पीच का, बोले हुए का, आप बोल कर भेज दो, कोई आपका श्रवण बाधित दोस्त है और उसको बोल के भेज दो, वो सुन तो सकता नहीं, आप फोन पे बात नहीं कर सकते, तो उसका क्या अल्टरनेट है, आप बोल के भेज दो, टेक्स्ट चला जाएगा उसके पास। या फिर आप उसको, पास में बैठा है, बोल के नहीं सुन पा रहा है, तो उसको बोल दो टेक्स्ट में, आपके पास कॉपी किताब नहीं है, साइन लैंग्वेज नहीं जानते, तो ये आपकी स्पीच टू टेक्स्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन, टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग किससे संबंधित है, आपका दृष्टिबाधिता। समावेशी विद्यालय की प्रभावशीलता का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या माना जाएगा। समावेशी शिक्षा में प्रभावशीलता का सबसे उपयुक्त संकेतक क्या है। परीक्षा का परिणाम, परीक्षा का परिणाम कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है, कोई नहीं है। बच्चे अगर दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए क्या होगा, चीजों को अनुकूलित करना, परिणाम का कोई चीज नहीं है कि उनको कैसे, अगर आईडी का बच्चा है तो उसको तो एडीएल ही बहुत है। अनुशासन, इनके लिए अनुशासन क्या है, सभी शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता। आगे बढ़ते हैं। एक 5 वर्षीय बालक बार बार निर्देशों को समझने में कठिनाई दिखाता है, ठीक है, 5 वर्ष का बालक है, क्या कर रहा है, वो निर्देश को समझने में, कोई आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, समझ नहीं पा, भाषा विकास सीमित है, और उसकी भाषा विकास सीमित है, समझ नहीं पा रहा है, तथा दैनिक कार्यों में सहायता की आवश्यकता अनुभव करता है, ठीक है, किसी की हेल्प चाहिए। इस स्थिति में उपयुक्त आकलन प्रक्रिया का क्रम क्या होगा, क्या होगा,
पहले आप उसका क्या करोगे, स्क्रीनिंग करोगे आप, फिर पहचान होगी, विस्तृत आकलन और हस्तक्षेप योजना बनाओगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। आगे देखिए, प्रारंभिक पहचान के महत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करो प्रारंभिक पहचान पर। इससे हस्तक्षेप शीघ्र प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, यह विकासात्मक, यह इससे हस्तक्षेप शीघ्र प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, यह विकासात्मक विलंब को स्थायी होने से सहायता करता है। विकासात्मक विलंब डिले होने में क्या करता है, स्थायी होने से रोकने में मदद करता है कि कोई ज्यादा आगे ना खराबी हो, है ना, स्थायी ना बने, टेम्परेरी परमानेंट ना बने। इसका संबंध केवल चिकित्सकीय उपचार से है नहीं, में आपके ये दोनों ही ठीक होंगे, एक और दो ठीक होंगे। इसका संबंध केवल वाले चीज से होगा, इसका एक और दो होगा। ठीक है, श्रवण बाधिता के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? बीने कामट परीक्षण, ठीक है, ऑडियोमीटर, किससे, श्रवण बाधिता का है ना, स्नेलर, बीने ये आईडी का होता है, आईक्यू चेक होता है, बीने नहीं, ये स्नेलर ऑडियोमीटर का होगा। यहाँ पढ़ लो, ऑडियोमीटर हियरिंग लॉस की तीव्रता मापता है और स्टैंडर्ड हियरिंग असेसमेंट है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, औपचारिक है ये। बौद्धिक दिव्यांगता के आकलन में आईक्यू के साथ साथ किस उपकरण का उपयोग अनिवार्य माना जाता है? बौद्धिक दिव्यांगता के संदर्भ में, ठीक है, आईक्यू के साथ साथ किस उपकरण का उपयोग अनिवार्य माना गया है? ठीक है, जरूरी माना गया है। तो माना गया है ऑडियोमीटर का कुछ नहीं है। ईईजी क्या होता है, आपका दिमाग से जो न्यूरो का जो चीजें होती है उसका असेसमेंट करता है। स्नेलर चार्ट का कुछ नहीं होगा, इसमें होगा विनलैंड अनुकूलन व्यवहार मापनी, विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। इनकी स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक है, आरसीआई का पूर्ण रूप क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, क्या होगा इसका पूर्ण, रिसर्च वाला है, रीजनल है, रिसोर्स है, क्या होगा इसका, होगा रिहेबिलिटेशन काउंसिल, क्या पेशेवर प्रशिक्षण। और इसका कार्य, आरसीआई प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करता है, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम को मान्यता देता है। सीआरसी कंबोसिस रीजनल सेंटर के संदर्भ में क्वेश्चन की आप स्पेलिंग देख लेना। कौन सा कथन उपयुक्त है? कंपोजिट रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर्स होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं ना दिव्यांगता के क्षेत्र में, ये क्या होते हैं, सीआरसी सेंटर होते हैं। के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? यह केवल शोध संस्थान है, यह केवल प्रमाण देता है नहीं, यह केवल विद्यालय संचालित करता है नहीं, यह पुनर्वास सेवाएं एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन करता है? सीआरसी। पुनर्वास सेवाएं और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग। निम्न में से कौन सा संस्थान दृष्टिबाधिता से संबंधित राष्ट्रीय संस्थान है? दृष्टिबाधिता का कहाँ है, कहाँ पर है दृष्टिबाधिता का संस्थान? देहरादून है, सिकंदराबाद है। देहरादून, ये सिकंदराबाद किसके लिए है? आईडी के बच्चों के। ये किसके लिए है? श्रवण के लिए। और ये लोकोमोटर के लिए है। तो हमारा कौन सा होगा, क्या पूछा है, दृष्टिबाधिता के लिए देहरादून है। की फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटी में है ये, देहरादून में। श्रवण बाधिता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थान का सही संयोजन क्या है? श्रवण बाधिता के क्षेत्र में, ठीक है, कौन सा है श्रवण बाधिता का नाम बताएंगे हम। लिपिड नहीं होगा, नील नहीं होगा, और बीडी ये भी नहीं होगा, आपका मुंबई का होगा। एक शिक्षक पाता है, एक टीचर को ऐसा लगता है कि छात्र बार बार अक्षरों को उलट देता है, एक ही जगह नो कर देता है या 7 को ऐसे नीचे कर देता है। ठीक है,
ऐसे कुछ भी कर देता है, को ऐसे कर देता है, ठीक है, 3 को ऐसे करके पढ़ते समय पंक्तियां छोड़ देता है, तो पढ़ने में भी और लिखने में भी समस्या है उसको। परंतु उसकी दृष्टि सामान्य है। इस स्थिति में आकलन कीजिए कि दिशा किस जा रही है, किसमें होगी, ये अधिगम की। दिव्यांगता प्रमाणन सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल बोर्ड में सामान्यतः किस विशेषज्ञों के द्वारा मतलब समावेश होता है, किसको सम्मिलित किया जाता है, समावेश किया जाता है? संबंधित विशेषज्ञ और अन्य सदस्य। लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में उपयुक्त शिक्षण रणनीति का चयन करते समय कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक प्रासंगिक है, कौन सा सही है, किसके बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। एक रूपता का सिद्धांत, ऐसा कुछ नहीं है, एक रूप शिक्षण नहीं है, केवल व्याख्यान बहुसंवेदी है, ठीक है। आगे, एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को विज्ञान की, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को विज्ञान की अवधारणाएं, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है। गिनती के कितने दिन बचे हैं? आज 25 हो गई है, 26 हो गई है, और फिर आपके पास बहुत कम ही समय बचा है, 27, 28। जिनका 28 है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जिनको 29 है वो भी, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करो, अभी सिर्फ आपकी सीरीज ये चलेंगी, और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। शेयर करो इसको ताकि वो देख सकें कि कैसे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ये मैं बाहर से नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड है, इधर उधर का कुछ नहीं रहेगा इस। अवधारणाएं समझाने हेतु, एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को विज्ञान की अवधारणाएं समझाने हेतु शिक्षक स्पर्शनीय मॉडल, ऑडियो सामग्री, मौखिक व्याख्या का संयोजन करता है। कौन सा सिद्धांत है ये, कौन सा है? अलग अलग ले रहा है तो बहु हो गया ना। स्क्रीनिंग एवं आकलन के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? स्क्रीनिंग और आकलन में कौन सा सही नहीं है? स्क्रीनिंग प्रारंभिक स्तर की जाती है, ठीक की जाती है। आकलन विस्तृत है, गुड, वेरी गुड। दोनों का उद्देश्य समान है, नहीं, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद आकलन किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। ये गलत है, तब इसको यहाँ पर गलत करना था तो यही होगा। अगर इसको पढ़ना चाहते हो, स्क्रीनिंग और असेसमेंट अलग प्रक्रियाएं हैं। स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी है यानी प्रारंभिक जांच है, असेसमेंट डिटेल्ड, ठीक है, होता है। समावेशी पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण है? कठोर संरचना, लचीलापन और विविधता, केवल परीक्षा, केवल पाठ्यक्रम। लचीलापन और डाइवर्सिटी। एक किशोर दिव्यांग शिक्षार्थी को विद्यालय से कार्य क्षेत्र की ओर संक्रमण हेतु तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा घटक सर्वाधिक आवश्यक है? भाई उसको स्कूल के लिए भेजा जा रहा है, इसको तैयार कर रहा है, रेडी टू स्कूल कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी होगी? केवल अकादमिक, केवल परीक्षा, ये नहीं, जीवन कौशल एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग एवं पहचान, स्क्रीनिंग और पहचान की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम अधिक उपयुक्त है? स्क्रीनिंग और पहचान में, ठीक है, हस्तक्षेप थोड़ी ना पहले आ जाएगा, हस्तक्षेप तो सबसे एंड में आना था, ठीक है। आकलन ये भी नहीं आएगा, ये भी बीच में आएगा आपका। स्क्रीनिंग भी ये गलत है, तो कौन सा आएगा आपका? पहला स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग की फिर पहचान हो जाती है, फिर आकलन होता है, ठीक है, ये आपका आंसर। स्क्रीनिंग प्रारंभिक स्तर पर होती है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर डिटेल असेसमेंट, ठीक है, वो होगा, और फिर आईईपी इंटरवेंशन ट्रेनिंग दी जाती है। ये देख लेना आप इसको। औपचारिक आकलन, फॉर्मल असेसमेंट की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? फॉर्मल असेसमेंट स्टैंडर्ड असेसमेंट होता है, ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, तो इसकी क्या बोल रहा है वो विशेषता क्या है, देखते हैं। लचीला एवं संदर्भ आधारित है, मानकीकृत है,
अनौपचारिक तो होगा नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल थोड़ी ना बोल रहा है, वो फॉर्मल ही बोल रहा है। जब नाम फॉर्मल है तो औपचारिक ही होगा कुछ। दैनिक गतिविधियों पर आधारित नहीं, ये होगा आपकी मानकीकृत, ये स्टैंडर्ड है। ओके, फॉर्मल असेसमेंट स्टैंडर्डाइज टूल्स पर आधारित है। यह रिलायबिलिटी एवं वैलिडिटी पर आधारित होता है, सुनिश्चित। अनौपचारिक आकलन के अंतर्गत कौन सी विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है? फॉर्मल में। पहले क्या पूछा था? फॉर्मल पूछा, अब क्या पूछ रहा है? इनफॉर्मल। आईक्यू टेस्ट, ठीक है, अधिक उपयुक्त मानी जा रही है। अवलोकन एवं चेकलिस्ट, मानकीकृत या प्रयोगशाला। देखो आईक्यू टेस्ट क्या है? स्टैंडर्ड टूल है, ठीक है, और मानकीकृत क्या है? ये भी आपकी स्टैंडर्ड है, औपचारिक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है अनौपचारिक के रूप में। तो अवलोकन और चेकलिस्ट ये क्या होती है? ये बिहेवियरल टेस्ट होते हैं, ये कोई भी कर सकते हैं। फॉर्मल में क्या होता है कि एक विशेषज्ञ होता है, एक रूम अच्छा मतलब उसी के हिसाब से डिजाइन किया होता है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है इस असेसमेंट में। एक रूम है, अच्छी तरीके से समय लगता है, पैसा लगता है, तो ये सब स्टैंडर्ड है, पहले से फिक्स्ड होती है। लेकिन जो अनौपचारिक होती है, जो इनफॉर्मल होती है, वो क्या होती है? ऑब्जर्व की जाती है, बिहेवियर को ऑब्जेक्ट की जाती है, मीन्स व्यवहार को आकलन किया जाता है, ठीक है, कि कैसा कोई भी कर सकता है, इसमें विशेषज्ञों की जरूरत नहीं होती, ट्रेंड लोगों की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अवलोकन और चेकलिस्ट, चेकलिस्ट भी आपको कोई पकड़ा दे और फिर आप टीचर जो है, टीचर करते हैं चेकलिस्ट के केस हिस्ट्री पेरेंट्स से लेते हैं, तो ये क्या है? इनफॉर्मल है। श्रवण बाधिता की प्रारंभिक स्क्रीनिंग हेतु नवजात, ठीक है, नवजात पूछा है, स्क्रीनिंग के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है? कौन सी होती है? ये नहीं है, HI का पूछा है, बीने का नहीं पूछा, बीने IQ से, विनलैंड का भी नहीं है, स्नेनल भी नहीं है, ये क्या होगा? OE, ठीक है। OAE न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग में उपयोगी है, यह इनर ईयर फंक्शन का जो है जांच करता है। बौद्धिक दिव्यांगता के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण अधिक उपयुक्त है? ये टूल्स के ऊपर आ गए हैं, क्वेश्चन के ऊपर है, असेसमेंट टूल्स के ऊपर, स्क्रीनिंग के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, इंटरवेंशन के ऊपर, सभी सिलेबस में से आए हैं। बौद्धिक दिव्यांगता के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? ऑडियोमेट्री, बौद्धिक पूछा है, ऑडियोमेट्री तो किसके लिए है? ऑडियो आ जाए, ऑडियो जो होता है किसके लिए है? सुनने के लिए है। बीने आ जाए, नेलर नहीं, प्योर टोन ये भी इसी का है, इसी को बोलते हैं प्योर टोन ही ऑडियोमेट्री होती है, तो क्या आएगा? बीने आएगा। बीने गवर्नमेंट IQ असेसमेंट के लिए उपयोगी है, यह कॉग्निटिव फंक्शनिंग को मापता है। किसको मापता है? बीने कॉग्निटिव फंक्शनिंग ID का जो होता है बच्चा, उसके लिए मापा जाता है। अनुकूलन व्यवहार एडेप्टिव टेक्निक्स के आकलन हेतु कौन सा उपकरण उपयुक्त होता है? विनेलैंड अनुकूलन बोल रहा है, एडेप्टिव बोल रहा है, ठीक है, ये उसमें चेंजेस करना, एडेप्टिव करना, चेंज करना, परिवर्तन करना बच्चे के हिसाब से। कौन सा होगा इसमें? ऑडियोमेट्री का कुछ नहीं है, EEG का भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, तो विने एडेप्टिव है नाम है, तो ये एडेप्टिव का ही स्केल हो गया। दृष्टिबाधित शैक्षिक आकलन में फंक्शनल डिवीजन असेसमेंट, फंक्शनल विजन असेसमेंट, ये देख लो इसकी स्पेलिंग शॉर्ट फॉर्म और इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दुविधा हो रही है कि मैडम जो डिस्क्रिप्टिव है उसको कैसे आप डील करोगे, कैसे करें हम, कौन सी लैंग्वेज यूज करें, हम लैंग्वेज कौन सी करें, हिंदी करें या इंग्लिश करें, है ना। देखो इसमें आपको पहले क्यों कंफ्यूज करना, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी का ही यूज करना, ठीक है, हिंदी का ही यूज करना। और ज्यादा अगर आपने इंग्लिश डालने की कोशिश की तो आपको क्या है, सिलेक्टेड ही स्पेस दिया गया है, सिलेक्टेड विद एक जो पहले क्या है क्वेश्चन दिया गया है, जैसे स्कूल में देते थे ना पहले छोटे बच्चों को, आजकल प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं आजकल, और सरकारी में भी दे रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा फिर ये आपको डैश डैश दे दिया, तो उसके अंदर देना है, तो वो सीमित रहेगा आपके पास एरिया।
तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोशिश करना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा, मीडियम जो भी है उसको यूज़ करनी है। कौन सी मीडियम है, हिंदी है या इंग्लिश है, उसी लैंग्वेज को आप वहाँ पर लिखेंगे। ये नहीं है कि आपने आधी इंग्लिश में लिखी है ना, यह दर्शाता है, फिर इट लुक्स लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको हिंदी है तो हिंदी लिखोगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही लिखोगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। तो इसमें कोई ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, और डिस्क्रिप्टिव में डरने की ही क्या ज़रूरत है, आप तो शुरू से ही डिस्क्रिप्टिव करते आ रहे हो। तो सीमित एरिया मिलेगा आपको, और अपनी ही लैंग्वेज जो आपकी मीडियम है उसको देखना है। हाँ, अगर ज़्यादा लगता है कि आपको नहीं लिखना आ रहा है तो उसको ऑडियोमीटर, जैसे ऑडियोमीटर ये लिखा है ऑडियोमीटर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर हिंदी में जैसे कि टर्म्स जो होती है, मेरे जैसे को नहीं थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। पर मैं यही बोलूंगी कि आप एक ही मीडियम को यूज करो, ठीक है। तो इसलिए आप सोच समझ के पेपर देना है, टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना है। आईक्यू क्वेश्चन क्या था, दृष्टिबाधित के शैक्षिक आकलन के फंक्शनल डिवीजन असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आईक्यू मापना करना है, श्रवण का है, दृष्टिबाधित है ना, भाषा परीक्षण का नहीं है, तो क्या होगा, वास्तविक जीवन में दृष्टि उपयोग का मूल्यांकन, ठीक है। FA फंक्शनल विजन, फंक्शनल मतलब कर रहा है काम, उसके विजन का असेसमेंट हो रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी के आकलन में करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, CBA करिकुलम बेस्ड असेसमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है, सामान्य IQ मापने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई IQ थोड़ी ना माप रहा है, वहाँ करिकुलर की बात हो रही है, केवल व्यवहार नहीं, प्रमाणन नहीं, पाठ्यक्रम के लिए बात हो रही है। करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। ऑटिज्म के आकलन हेतु, किसके, ऑटिज्म बच्चे के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण अधिक उपयुक्त माना जाता है, कार्स माना जाता है, स्नेलर माना जाता है, या फिर ऑडियोमीटर, या फिर क्या माना जाता है, स्नेलर नहीं, ये नहीं, तो क्या आएगा, कार्स आएगा, जिसका फुल फॉर्म है ऑटिज्म ही लिखा है जहाँ, ठीक है, स्पलीन जहाँ लिखा हो, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। ADHD के आकलन में निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, कॉर्नर्स रेटिंग स्केल, स्नेलर नहीं होगा, ऑडियोमेट्री नहीं होगा, EEG नहीं होगा, कॉर्नर होगा, ठीक है। कॉर्नर स्केल ADHD सिम्टम्स को मेजर करता है, यह बिहेवियर रेटिंग टूल है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र DDRC, ठीक है। DDRC मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। केवल प्रमाण पत्र है, पत्र देना है, समुदाय स्तर पर पुनर्वास सेवाएं देना है, केवल तो वाला तो कुछ होगा नहीं, समुदाय होगा। DDRC कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन देता है, डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, CBR है ये एक तरीके का, ठीक। यह असेसमेंट और थेरेपी सर्विसेज देता है, मूल्यांकन की और थेरेपी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो भी बच्चा है, जिसे किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, उसको उसी के अनुरूप थेरेपीज दी जाएंगी। राष्ट्रीय ट्रस्ट के अंतर्गत घरौंदा क्या है, एंटी नेशनल ट्रस्ट, घरौंदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा है क्या, नाम घरौंदा है तो क्या होगा, घरौंदों में स्वस्थ, रोजगार, शिक्षा, आवास और देखभाल का इसमें रोल आता है। नील्ड, ठीक है, नील्ड है तो L आ गया, देखो L आ गया तो लोकोमोटर से आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, मुंबई में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, दिल्ली में नहीं, कहाँ पर है,
कोलकाता में है। नील्ड कोलकाता में स्थित है। यह लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए कार्य करती है। ये किसके लिए है? SHD है, स्पीच है, हेयरिंग है। का पूर्ण रूप क्या है? अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, यही है। ठीक है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, अच्छा ऑफ नहीं आएगा इसमें, 4 आएगा, 4 है ना, 4 आएगा, ठीक है, तब आएगा। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये भी अच्छा, ये है ना इसमें, ये है ना, और दोनों में ऑफ लिखा था। एक शिक्षक पाता है कि छात्र गणितीय संक्रियाओं में बार बार भ्रमित होता है। किसमें? गणितीय में। परंतु अन्य क्षेत्रों में सामान्य प्रदर्शन करता है। इस स्थिति में कौन सा आकलन उपयुक्त होगा? डिसलेक्सिया होगा। किसके लिए बोल रहा है? गणित के लिए पूछ रहा है ना वो, डिसकैलकुलिया होगा। आगे देखते हैं, सहायक तकनीक में ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रेल के लिए। दृष्टिबाधित है। समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का अभिप्राय क्या है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये क्या चीज है? डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश करना। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि बच्चे का पुनर्वास अच्छे से हो सके। क्यों? अगर आपने गलत उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, VI के बच्चे को जैसा पढ़ाना है और उसको इंस्ट्रक्ट आप ID के बच्चे के हिसाब से दे रहे हो इंस्ट्रक्शंस, तो क्या ये फुलफिल होगा? सफल होगा? नहीं होगा। ठीक है, समान शिक्षण नहीं होगा ऐसा, केवल व्याख्यान, केवल परीक्षा। तो इसका क्या मतलब है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग निर्देश देना क्यों जरूरी है? क्या क्या मतलब है? क्योंकि वो ताकि सही से पुनर्वास होगा। अगर VI के बच्चा है और उसको ID वाली चीजें दे रहे हो, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ID के हिसाब से पढ़ा रहे हो, कैसे ही बात बनेगी? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन लर्नर नीड्स के अनुसार बदलता है। नीड्स के अनुसार बदल गया है ना, इंक्लूसिव क्लासरूम का मुख्य सिद्धांत है। दिव्यांगता के कारणों में पूर्व प्रसव कारक का उदाहरण कौन सा है? पूर्व प्रसव, प्रीनेटल। जन्म के समय ऑक्सीजन, भाई जन्म के समय नहीं होगा, नेटल हो गया। गर्भावस्था में संक्रमण, दुर्घटना बाद में है, कुपोषण बाद में है, गर्भावस्था में। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए साक्षरता विकास में कौन सी तकनीक सहायक होती है? VI बच्चे के लिए लिटरेसी डेवलपमेंट में, एकेडमिक डेवलपमेंट में कौन सी होगी? हियरिंग का होगा? नहीं, उसका तो कान पहले से ही ठीक है। व्हील चेयर नहीं होगा क्योंकि वो तो ठीक से चल फिर पा रहा है। तो अबेकस का भी नहीं होगा, मैथ से संबंधित नहीं है। तो स्क्रीन रीडर का होगा। स्क्रीन रीडर टेक्स्ट को ऑडियो में बदलता है, टेक्स्ट को ऑडियो में बदलता है ना। टेक्स्ट स्पीच में है ये आपका VI से, और स्पीच टू टेक्स्ट HI में है। ठीक है, RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का प्रावधान किस उद्देश्य से किया जाता है? पृथक्करण, समान अवसर व भागीदार। केवल पृथक्करण थोड़ी ना है, आप तो सबको मिला रहे हो ना, समावेश कर रहे हो। RPW इंक्लूजन को बढ़ावा देता है, इक्वेलिटी और एक्सेस सुनिश्चित करता है। IEP निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है?
सामान्य पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत, आईईपी निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, सामान्य पाठ्यक्रम नहीं, आईईपी होता क्या है? ये व्यक्तिगत रूप से होता है, इंडिविजुअल होता है ना, इंडिविजुअल होता है। क्या होता है ये? इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान या प्रोग्राम। ठीक है, एक अकेले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार क्या दिया जाता है? एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि बच्चे को सुदृढ़ किया जा सके और उसको शिक्षा दे सके अच्छे से। क्यों आईईपी क्यों है? ताकि बच्चा शिक्षित हो सके। हर किसी के साथ बच्चा बैठकर सामान्य सिलेबस के हिसाब से बच्चा नहीं पढ़ सकता। उसमें क्या करना पड़ता है? एडेप्टेशन करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है। ठीक है, एक ही सिलेबस से आप सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सामान्य पाठ्यक्रम नहीं, व्यक्तिगत लक्ष्य एवं आवश्यकता। आईईपी इंडिविजुअल प्लान है, यह चाइल्ड स्पेसिफिक गोल पर आधारित होता है। ठीक है, एक बालक सामाजिक संपर्क से बचता है, सामाजिक संपर्क से बच रहा है। क्यों? आई कांटेक्ट कम है, तो पता चल रहा है क्या होगा? पता चल रहा है, मुझे तो पता चल रहा है शायद। तथा रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाता है, बार बार रिपीट कर रहा है। अब तो कंफर्म हो गया होगा क्या चीज है। इस स्थिति में कौन सा आकलन उपयुक्त हो? पहले तो बताओ कौन सा बच्चा है ये तो मेरे हिसाब से ऑटिज्म होगा। ठीक है, तो उसका ऑटिज्म का ही असेसमेंट होगा, हियरिंग का नहीं होगा। यह ऑटिज्म के लक्षण है। कार्स और अडोस जैसे टूल्स उपयोगी होते हैं। कौन से है ऑटिज्म में? कार्स और क्या है? अडोस। टूल्स हैं। सहायक तकनीक में स्पीच टू टेक्स्ट का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? स्पीच टू टेक्स्ट किस में किया जाता है? पढ़ने में, सुनने में, चलने में। किससे है? स्पीच टू टेक्स्ट, लिखने में। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट बोल को लिखित रूप में देता है, बोल को लिखित रूप में देता है। यह एलडी और मोटर इश्यूज में सहायक है। समावेशी कक्षा में शिक्षक द्वारा समूह कार्य, ग्रुप वर्क का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? एक इंक्लूसिव एजुकेशन में एक टीचर ग्रुप वर्क, बच्चों का ग्रुप बनाकर खिला रहा है या पढ़ा रहा है, कोई भी एक्टिविटी करवा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य होगा उसको? ताकि वो रियल चीजें सीख सके, सहभागिता बन सके, सामाजिक हो सके। ठीक है, तो सहयोग और सामाजिक कौशल होगा। दिव्यांगता प्रमाणन सर्टिफिकेट के बारे में बात पूछी गई है। के लिए आवेदन सामान्यतः कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाएगा? विद्यालय में नहीं किया जाएगा, पंचायत नहीं जाएगा, निजी संस्था नहीं जाएगा। किसमें जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएगा, अधिकृत केंद्र जाएगा, जहां पर इसको अधिकार केंद्रित में आते हैं। ठीक है, ऑटिज्म में संप्रेषण के लिए PECS का पूर्ण रूप क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना, ऑटिज्म में PECS है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पिक्चर एक्सचेंज कर करके बच्चे को दिखाया जाता है कि मुझे वाटर चाहिए तो उसका फ्लैश कार्ड दिखाया, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो क्या होगा? प्राइमरी ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, पिक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, पिक्चर के बेस पे, मतलब पिक्चर दिखाकर, पिक्चर आधारित कम्युनिकेशन है। तो उससे क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। अगर फ्लैश कार्ड में, पिक्चर में बोल दिया कि मुझे खाना चाहिए, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन ही हो गया। किस बेस पे है? पिक्चर बेस पे। नॉन वर्बल भाषा बच्चों के लिए उपयोगी है, जो बोल नहीं पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा में इक्विटी का अभिप्राय क्या है? इक्विटी यानी समानता, समान संसाधन नहीं, सबको समान संसाधन नहीं पढ़ाना,
समावेशी का मतलब समान चीजें नहीं देना है, सबको समान अवसर देने हैं, समान चीजों से नहीं, समान विधियों से नहीं, समान पाठ्यक्रम से नहीं। नाम भले ही इसका समावेशी है, सबको समान देंगे, सम्मान देंगे, शिक्षा का समान अधिकार देंगे, किंतु इसमें चीजें उसकी आवश्यकता अनुसार देंगे। ठीक है, समान संसाधन नहीं, समान परीक्षा नहीं, समान पाठ्यक्रम नहीं, आवश्यकता आधारित। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए ऑडियो बुक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? लेखन से नहीं, किससे किया जाता है? गणना से। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी ऑडियो बुक, है ना, क्या है इसका? श्रवण कुछ नहीं होता, गणना नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, पठन सुलभ बनाना। दृष्टिबाधित को ऑडियो बुक, जो बोलने वाली ऐसा होती है बुक, जिसमें ऑडियो बुक्स रीडिंग एक्सेस बढ़ाते हैं, रीडिंग की एक्सेस को बढ़ाते हैं, यह वीआई लर्नर के यूजफुल है। लर्निंग डिसेबिलिटी के संदर्भ में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी सामान्य परीक्षण, ऐसा है क्या? केवल इन दोनों में देखो, विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान, अलग अलग कठिनाइयों की पहचान करना डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डीप असेसमेंट एक तरीके से, डायग्नोस्टिक असेसमेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और यह टारगेटेड इंटरवेंशन में मदद करता है, जो टारगेट उपचार दिए जाते हैं उस पर टारगेट करता है, हेल्प करता है। समावेशी शिक्षा में तकनीक के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या माना जाएगा? निर्भरता बढ़ाना। किस पे निर्भरता बढ़ाओगे? टेक्निक पे? नहीं, टेक्निक पे नहीं बढ़ाना है। सीखने की बाधाओं को कम करना है। टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? कि सीखने का जो वो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना, सुलभ बनाना। टेक्नोलॉजी बैरियर्स को रिड्यूस करता है, बाधाओं को। बैरियर्स क्या होते हैं? बाधाएं, जो बाधा होती है उनको क्या करना? रिड्यूस करना, कम करना। एक्सेसिबिलिटी और इंगेजमेंट बढ़ाती है। एक्सेसिबिलिटी मतलब और इंगेजमेंट मतलब काम करने की, मतलब इच्छुक होता है, इंटरेस्ट रहता है, बच्चा उसकी तरफ आकर्षित रहता है, पढ़ने में इंगेज, उसमें इन्वॉल्व रहता है। एक्सेसिबिलिटी मतलब सुलभ बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, यह प्रारंभिक स्तर पर संभावित जोखिम की पहचान हेतु प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, यह प्रारंभिक स्तर पर संभावित जोखिम की पहचान हेतु प्रयुक्त है, सही है। यह विस्तृत नैदानिक निर्णय प्रदान करती है। कौन करती है? यह प्रमाणन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यहाँ कुछ मिस हुआ है, तो यह केवल चिकित्सीय संस्थान तक सीमित है। कौन? यहाँ एक चीज मिस हो गई है, तो ये स्क्रीनिंग की बात हो रही होगी। स्क्रीनिंग था, ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था। नैदानिक नहीं होगा, करेक्ट। ये नैदानिक निर्णय नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग ही है, वो तो प्रारंभिक पहचान हो रही है। प्रारंभिक चरण का अंतिम चरण तो नहीं है, केवल चिकित्सकीय ऐसा नहीं है। तो ये आपका स्क्रीनिंग के बारे में पूछा गया, हाँ ये रखा ना। स्क्रीनिंग प्रारंभिक पहचान के लिए होती है, यह आगे के डिटेल्स असेसमेंट का आधार बनता है। औपचारिक आकलन की विशेषता क्या है? फॉर्मल असेसमेंट की विशेषता क्या है? यह अवलोकन आधारित लचीली प्रक्रिया है। यह मानकर, ये क्या है? औपचारिक है ना। औपचारिक क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है। तो ये देखो, स्टैंडर्ड और संरचित परीक्षणों पर आधारित होती है। दैनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं होगा, केवल नहीं होगा, और लचीली अवलोकन, ये क्या है? मानकीकृत। विनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल का उपयोग मुख्यतः किसके आकलन में किया जाता है? किसके आकलन के लिए किया जाता है इसका यूज? विवादित नहीं।
श्रवण क्षमता नहीं, शारीरिक संतुलन नहीं। तो ये एडेप्टिव है, तो व्यवहार का ही में फिनलैंड अडेप्टिव होगा। ठीक है, यह दैनिक जीवन कौशल एवं सामाजिक व्यवहार को मापता है। कौन? फिनलैंड। दैनिक जीवन के कौशल, डेली लाइफ के कौशल और समाज में वो कैसा व्यवहार कर रहा है उस चीज को मापता है। आईडीडी डायग्नोसिस में इसका विशेष महत्व है। स्नेल चार्ट का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? श्रवण में नहीं किया जाता, बौद्धिक में नहीं किया जाता, भाषा विकास में नहीं किया जाता, स्नेल का तीक्ष्णता दृष्टि में किया जाता है। एक बालक पढ़ते समय अक्षरों को उलट देता है तथा पंक्तियां छोड़ देता है जबकि उसकी दृष्टि सामान्य है। इस स्थिति में उपयुक्त आकलन क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? श्रवण, क्योंकि वो पढ़ने में समस्या है ना कि सुनने में। बौद्धिक, पढ़ रहा है तो बौद्धिक ठीक होगा। विशिष्ट अधिगम, ठीक है, में आपका डी होगा, दृष्टि का कुछ नहीं। कार्स, कार्स किसका है? ऑटिज्म का है। ठीक है, ऑटिज्म ये लिखा है, बाल्यावस्था ऑटिज्म मूल्यांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑटिज्म। कॉर्नर रेटिंग स्केल का संबंध किससे संबंधित है? कॉर्नर रेटिंग स्केल का संबंध किससे है? दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित में नहीं है, लोकोमोटर में नहीं है, ध्यान अभाव अति सक्रियता में है। ठीक है, यह अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी क्या होते हैं? हाइपर होते हैं और अटेंशन उनका एक जगह नहीं टिकता, ये उछल कूद ज्यादा करते हैं। एडीएचडी स्क्रीनिंग में मापता व्यापक उपयोग होता है। किसका? इसका कॉर्नर रेटिंग स्केल का। ओएई किसका है? ऑटो अकिस्टिक इमिशन टेस्ट किसका होता है? श्रवण बाधित का ही होता है। और किसका होता है? छोटे बच्चों का। दिव्यांगता प्रमाणन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहला चरण कहाँ सामान्यतः क्या होता है? प्रमाण पत्र जारी करना, ये तो नहीं होगा, ये तो सबसे एंड का ही होगा। अपील करना, अच्छा, प्रमाण पत्र जारी करना किसमें? दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहला चरण प्रमाण पत्र जारी, लाभ प्राप्त करना, लाभ तो सबसे एंड में होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग प्राथमिकता ये लास्ट में है आपका। स्क्रीनिंग हो, पहले स्क्रीनिंग होगी, पहले टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, प्रमाण पत्र तो सबसे बाद में मिलेगा। ठीक है, इसका ये जो व्याख्या है गलत लिखी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? दिव्यांगता प्रमाण पत्र किसके पास होगा? है अभिभावक के पास नहीं, ये होगा अधिकृत चिकित्सा बोर्ड के पास होता है, मेडिकल। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको पता ही है 40 है। दिव्यांगता प्रमाण प्रक्रिया में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगता प्रमाण में आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना नहीं, प्रतिशत निर्धारण करने हेतु कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन नहीं। क्वेश्चन देखो, दिव्यांगता प्रमाणन प्रक्रिया में आकलन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, आपका लाभ, हाँ, प्रमाणन देंगे तो लाभ मिलेगा, सरकार द्वारा लाभ मिलेगा। प्रमाण पत्र छापना, ठीक है, केवल रिकॉर्ड रखना, प्रतिशत निर्धारण हेतु कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना। बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी अप्रोच, टीचिंग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बहुत सारी संवेदी शिक्षण जो अप्रोचेस है उसको यूज करते हो, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करते हो ना, तो एक ही माध्यम से शिक्षण, केवल से, अभिन्न, विभिन्न इंद्रियों से, तो यही होगा। एक शिक्षक ऑटिज्म बालक के लिए चित्रों के माध्यम से संप्रेषण दिखाता है। यह किस प्रणाली का उदाहरण है? एक शिक्षक ऑटिज्म बालक को चित्रों के माध्यम से संप्रेषण सिखा रहा है, किसका है होगा ये? बताओ, ये पिक्चर के माध्यम से दिखा रहे हो तो पिक्चर हो गया। एएसी का उद्देश्य क्या है? क्या है? केवल
केवल संप्रेषण को सुलभ और प्रभावी बनाना। एक दृष्टिबाधित छात्र के लिए शिक्षक टेक्टाइल मॉडल और ऑडियो सपोर्ट का उपयोग करता है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? पारंपरिक है, एकल है, परीक्षा केंद्रित है। ये निम्न में से कौन सा उपकरण दृष्टि आकलन से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। स्नेलल चार्ट, लो विजन डिवाइस, फंडस एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री। ये ऑडियोमेट्री नहीं है। कान से डायग्नोस्टिक असेसमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान करता है। ठीक है, नहीं है। यह इंटरवेंशन प्लानिंग में सहायक होता है। ठीक है। यह केवल सामान्य प्रदर्शन को दर्शाता है, केवल वाली चीज। इक्विटी न्याय संगता का अभिप्राय क्या है? सभी को समान संसाधन देना। ये देखते हैं, सभी को समान परीक्षा देना। ठीक है, सभी को समान समय देना है, आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध करना। ये होगा। ट्रांजिशन प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा परिणाम सुधारना। ट्रांजिशन मतलब कि आगे पहुंचाना प्लानिंग को, अनुशासन बनाए रखना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना, शिक्षार्थी को व्यस्क जीवन हेतु तैयार करना। ट्रांजिशन प्लानिंग का यही अर्थ है। ट्रांजिशन प्लानिंग अडल्टहुड प्रिपरेशन है। यह वोकेशनल और इंडिपेंडेंट लिविंग को बढ़ाता है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, यह प्रारंभिक स्तर पर संभावित जोखिम की पहचान हेतु प्रयुक्त है। सही है। विस्तृत नहीं, यह प्रमाणन प्रक्रिया का नहीं होगा और ये आपका ये चीज। औपचारिक आकलन की प्रकृति को समझते हुए सही विकल्प चुनिए। फॉर्मल असेसमेंट के बारे में है। यह संदर्भ आधारित और लचीला है। ठीक है। यह मानकीकृत उपकरणों पर आधारित, यह केवल नहीं होगा, शिक्षण प्रक्रिया को असंबंधित। विनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल शायद हो चुके। दृष्टि नहीं, श्रवण नहीं, मोटर नहीं, अनुकूल। स्नेलल चार्ट का दृष्टि से होगा। एक बालक बार बार अक्षरों को उलट देता है और ये सब चीजें करता है तो क्या होगा? उसका अक्षरों को उलट देता है। ठीक है। पढ़ने में कठिनाई है, डिसलेक्सिया होगा उसको, यानी कि विशिष्ट अधिगम होगा। कार्स का उपयोग किसके आकलन हेतु किया जाता है? ऑटिज्म के लिए। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, तो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कैसे लगे आप बताएं। इसी तरीके से आपको आगे की भी क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने आपके सिलेबस से रिलेटेड करवाया है। अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय, थैंक यू।